भाइयों और बहनों, इस लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके। अब 3 चरणों में और इस लोकसभा के जो बाकी क्षेत्रों के जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस अवसर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब वोट करने जाएं, एक तो ज़रूर वोट करें, मतदान ज़रूर करना चाहिए। इस देश की जमहूरियत को बचाने के लिए मतदान ज़रूरी है। दूसरा, देश का जो माहौल है, देश के जो हालात हैं और जो आगे आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है, उसको देखकर विचार करके आपको मतदान करना चाहिए। पिछले 10 सालों में जो देश की हालात है, चाहे बेरोज़गारी का सवाल है, आज नौजवानों के सामने रोज़गार का सबसे बड़ा संकट है और मौजूदा सरकार न सिर्फ रोज़गार को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास करते दिखाई पड़ रही है, बल्कि जो रोज़गार इस देश के अंदर थे उन रोज़गार को भी ख़त्म किया जा रहा है। नौजवानों के बीच में, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, वहाँ पेपर लीक एक बड़ा मसला हो गया है इस देश के अंदर, जिसका कि हल हम सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सार्वजनिक हमारे उपक्रम थे, जिनको PSUs कहते हैं, इनको लगातार आप इनका निजीकरण कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं। तो जो रोज़गार देने वाली जगहें थी वो जब आपके हाथ से निकल जाएंगी तो आप खुद ही सोचें कि आने वाले समय में रोज़गार कैसे मिलेगा। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण न किया होता तो क्या कोई दलित का बेटा, क्या आदिवासी का बेटा उन बैंकों के दरवाजे के अंदर जा सकता था? आज वहाँ सिर्फ सरकारी होने की वजह से उसमें आरक्षण है और वो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। तो इस तरह से जो सामाजिक उपक्रम हमारे हैं उनको ख़त्म करने का काम इन 10 वर्षों में हुआ है। और इसी तरह आप महंगाई को लीजिए। देखिए, महंगाई 2-3 तरह की होती है। एक महंगाई होती है जिसको सीजनल कहते हैं, मौसमी। एक वो होती है कि जिसको कि सरकार चाहे तो लगाम लगा सकती है। और जिस तरह पेट्रोलियम पदार्थों के जो दाम हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और आखिर सरकारों का काम होता है कि वो किस तरीके से जनता को, देश के लोगों को राहत देने का काम करें। जो खाद्य वस्तुएं हैं, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे खाद्य तेल हो या कोई भी सामान आप लें, पिछले 10 वर्षों में उनकी कीमतें दुगनी हुई हैं। अब आप ये बताइए कि दवाओं का जो मूल्य है, किस तरीके से एक महीने में अगर आप दोबारा लेने जाते हैं तो उसके दाम बढ़े हुए मिलते। कहाँ है दवा मूल्य नियंत्रण कानून? तो सवाल ये है कि जो सरकारें महंगाई रोकने के कदम उठाने चाहिए थे उस कदम को नहीं उठाया और उसका कारण यह है कि ये सरकार जो उनके उद्योगपति मित्र हैं उन पर लगाम शायद नहीं लगाना चाहती, इसलिए लगातार उनके मुनाफे बढ़ते चले जा रहे हैं और हम जो देश की जनता है उसको कुछ राहत नहीं मिल रही। अब जिस तरह के कदम सरकार ने उठाए, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो GST हो, इनका कम से कम सरकार को ये देखना चाहिए, एक जवाबदेह सरकार का ये कार्य है कि उनको लोगों के बीच में स्पष्ट करें। जो कारण इन्होंने गिनाए थे सरकार ने, उसमें तो मैंने देखा कि कोई कारण सामने नहीं आया। और जवाबदेह सरकार के ये सबसे पहला काम है कि मान सकते हैं कि कोई सरकार का कदम गलत हो सकता है, लेकिन गलत कदम को सुधारा भी जा सकता है। और अगर उस कदम के बारे में सरकार खुलकर नहीं सामने आएगी तो आखिर जनता उसके लिए क्या कर सकती है? इसी तरह आपने देखा कोरोना, लाखों हमारे मजदूर पैदल चल के गए, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाए। जो कि जिम्मेदारी बनती थी, वो लोग हैं जो इस मुल्क को बनाते हैं मेहनत से, और कितने लोग मर गए। तो इसी तरीके से कोरोना काल में जो हमें सरकार को
करना चाहिए था उपाय, मैं समझता हूं कि वो उपाय हम कर सकते थे और नहीं, बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के लोग मरे। तो हमारा आपको ये कहना है कि ये जो आपका वोट है, इन बिंदुओं को भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि रोजगारी है, महंगाई है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा आज देश के सामने सवाल है कि जो इस देश की आज़ादी के जो मूल्य थे और जिन मूल्यों के आधार पर ये मुल्क चल रहा था, क्या उसके विपरीत ये मुल्क नहीं चल रहा है? हमको, आपको, सबको ये विचार करना है, क्योंकि ये एक दिन के सवाल नहीं। जो संविधान है, संविधान क्या है? संविधान आज़ादी की लड़ाई से निकला हुआ एक ऐसी चीज़ है जिससे कि इस मुल्क का हर एक आदमी अपने आप को सुरक्षित और अधिकार पूर्वक मानता है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि खाली एक चीज़, अगर संविधान में ये न होता कि हर नागरिक को एक वोट का अधिकार है, और अगर ये अधिकार न होता तो क्या किसी गरीब के दरवाजे पर कोई आदमी हाथ जोड़ के खड़ा होता? आज इसको बचाने की ज़रूरत है। आज इसकी ज़रूरत है कि इस देश के हर नागरिक के अंदर ये विश्वास हो कि ये जो अधिकार हमको मिला है, इस अधिकार से हम अपने मुल्क की सरकार को चुन सकते हैं। क्या उसके बारे में संशय हो? आज न्याय के बारे में आदमी के मन में ये शंका है कि मुझे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र है उसका नाम न्याय पत्र रखा है, और उसमें हमने 5 गारंटी दी: युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और सामाजिक न्याय। इसमें हर एक में 5-5 गारंटीज है। जैसे हम युवा न्याय के लिए कहते हैं कि हम पहली पक्की नौकरी देंगे। जो लड़के पढ़ने के बाद या ट्रेनिंग के बाद जो ट्रेनिंग करते हैं तो वो मुफ्त करते हैं। हमने तय किया है कि उनको 1 लाख रुपए जरूर मिले। 30 लाख नौकरियां खाली हैं, उनको हम समयबद्ध तरीके से भरने का काम करेंगे। नौजवानों को रोजगार के लिए नई रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। इसी तरह से महिला न्याय में जो पहला बिंदु है हमारा, वो ये है कि जो गरीब परिवार की महिला है उसको 1 लाख रुपए सालाना सरकार देने का काम करेगी, यानी 8,500 रुपया महीना। किसानों का सवाल है, ये हमारे अन्नदाता हैं। जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून आया था, जिस तरीके से आप देखते हैं कि 3 कृषि कानून आए थे, उनका कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध किया, किसानों के साथ खड़ी रही, उनकी तकलीफ में अपनी आवाज़ को मिलाने का काम किया। हमने आज अपने न्याय पत्र में ये वायदा किया है कि हम एमएसपी कानून बनाकर गारंटी देने का काम करेंगे, किसानों के कर्जों को माफ़ करने का काम करेंगे, क्योंकि इस देश में अगर 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ़ हो सकता है, तो जो हमारे अन्नदाता हैं उनकी तकलीफ में भी सरकार को खड़ा होना चाहिए और उनके कर्जों को माफ़ करना चाहिए। श्रमिकों के लिए भी 400 रुपया जो मनरेगा की मजदूरी है उसको करने का काम हम करेंगे। जैसे जो सामाजिक न्याय है, उस सामाजिक न्याय के बारे में भी हम जो सामाजिक समरसता है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, और जो जाति जनगणना है, आर्थिक जनगणना है, इनको करने का काम करेंगे ताकि देश के सामने असली तस्वीर आ सके, और जिन वर्गों को ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों को हम ज़रूरत पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ये चुनाव इंसाफ, इंसानियत, जमहूरियत और इस मुल्क के संविधान को बचाने का चुनाव है, और इसमें आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी न सिर्फ नई सरकार बनाएगी बल्कि आपके जो बच्चे हैं, कल की आने वाली पीढ़ी है, उनकी ज़िंदगी की भी तस्वीर बनाने का काम करेगी। इसलिए इस चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपसे ये आग्रह करते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को आप विजयी बनाएं और इस देश के अंदर एक न्याय की सरकार
गठित करने का काम इन बाकी 3 चरणों में जो बाकी हैं उनमें होना चाहिए। धन्यवाद। Namaskar to the people of Bharat. In the midst of the largest democratic exercise in the history of the world, I share my thoughts about the weight and value of our choices. The decisions we make, individually and collectively, will impact our immediate well-being, but also have consequences for the long-term future. Given the position we today occupy on the global stage, it is also natural that the world will be following us with great attention. Since 2019, we have overcome major challenges and emerged as the fastest growing large economy of the world. From being one of the fragile 5 before 2014, we are now among the top 5, likely to be third very soon. We not only responded to the COVID pandemic effectively, but were a source of support for 150 countries in the world. Through this period, we have created a digital delivery system that provides public goods efficiently and roots out corruption. Much of the world admires these achievements because the scale is so vast and the implications so sweeping. The combination of making it easier to do business, expanding employment opportunities, enhancing ease of living for the common citizen, and forging ahead on a modern infrastructure has taken us to a higher level. Atmanirbhar Bharat is a reality with Make in India a key element. The world is today keen to engage us comprehensively. The flow of foreign direct investments and funds into our stock market speak for themselves. Our collective efforts over the last decade are truly paying off. Progress on semiconductor manufacturing, the rollout of our indigenous 5G stack, the successful Chandrayaan-3 mission, and the rapid growth of our drone capabilities are some examples of our talent that the world cannot ignore. In fact, there has been an increasing interest from abroad in reaching mobility agreements for the secure flow of Indian skills. All these are outcomes of considered domestic policies and decisions supported by adept diplomacy abroad. The Modi government has demonstrated how a favorable international environment can be leveraged to accelerate our national growth and development. We have ensured that resources, technology, and best practices are accessed to our benefit. As the world gets more interested in partnering India, we are getting ready to take that to the next level. In foreign policy, the Modi government has engaged the world with the right combination of firmness and friendship. We have defended our borders effectively while countering terrorism without hesitation. Bharat First has been the guiding principle, visible in our resisting pressures on buying oil from Russia or taking forward the Quad mechanism. Equally, the goodwill generated by our contributions abroad were reciprocated by global support during the COVID. While the world is polarized, our G20 presidency demonstrated the ability to forge a consensus on key issues. The Global South now looks towards India to articulate its concerns, trusting in our commitment to Vasudhaiva Kutumbakam. Our fair and balanced approach has been notable whether we speak of Ukraine or of West Asia. As a first responder in disaster situations or by deploying the Navy in the Arabian Sea, we are living up to our international responsibilities. This is the emergence of a Vishwa Bandhu with whom the world cooperates to secure the well-being
of all Indians at home or abroad. The times ahead of us are a mix of challenges and possibilities. After the COVID experience, there is a global desire to de-risk the international economy by building more reliable and resilient supply chains. Where the digital domain is concerned, our reputation of trust and transparency creates credentials to partner others in critical and emerging technologies. India today has a great opportunity to become an intrinsic part of the global supply chain in manufacturing as well as services. We can become a global hub for design, for innovation, and for engineering as a result. Our strategic interests are also well served by de-risking our own economy and that of the world from excessive dependence on any single geography. With the same objective, initiatives like the India Middle East Europe Economic Corridor, the International North-South Transport Corridor, or the Trilateral Highway, all emanating from India, can redefine global logistics flow. Our growing domestic capabilities and efficiencies are also expressing themselves beyond our borders. India's exports are today at a record level, expanding employment at home. FTAs with Australia, UAE, and EFTA nations have given us greater market access. Where defense and security are concerned, our diplomacy has maximized our options abroad. But now, they have also opened up avenues for Make in India products to be exported. As our talents and skills become a salient factor for the global economy, we ensure that they get the best opportunities in the global workplace. India is today a source of ideas and initiatives for the world. Prime Minister Modi initiated the International Solar Alliance and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. He has advocated the Life Mission for a Sustainable Lifestyle, the promotion of millets, and the adoption of yoga as a wellness practice. Whether it is combating terrorism or countering black money, promoting green growth, or espousing women empowerment, India is now at the forefront of global debates. Our policies and positions are appreciated by the international community, and support for giving India a greater role in a reformed United Nations is gaining ground. At the same time, more and more nations are keen to work with India on issue-specific agendas in various domains. As we journey through the Amrit Kaal towards Viksit Bharat, our people must also recognize that there are stormy seas through which we will have to navigate. Much as we would wish otherwise, the world is today characterized by conflicts, tensions, and divisions. It will require great experience, good judgment, and a confident vision to guide the nation through the turbulence and uncertainty of our era. Modi ki guarantee not only promises good governance at home, but strong leadership abroad. It is the need of the hour, and I am confident that my fellow citizens share my conviction in that regard. As we all make our choices about our future in the coming days, I urge you to take the record of the last years into account and come out in large numbers to support, vote, and elect Prime Minister Modi and the BJP. 400 पार में एक वोट आपका भी। जय हिंद, जय भारत। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी,
वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। नमस्कार साथियों, आज मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा आप 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों के नाम एक संदेश लेकर आया हूं। पिछले 2 सालों में कांग्रेस पार्टी हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और ख़ास तौर पर राहुल गांधी जी को हमारी 2 यात्राओं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से आप जैसे अनगिनत प्रतिभाशाली व्यक्तियों से मिलने का सौभाग्य मिला है। हम देश के हर उस कोने में गए जहां की आवाज़ हमारे प्रधानमंत्री के कानों तक नहीं पहुंच रही, हमारे देश की मीडिया उसे दिखा नहीं रही थी, पर लोगों के विश्वास ने जो ऊर्जा का संचार किया, उससे हमें आसुरीय शक्तियों से लड़ने का जो साहस दिया, वो आज तक बरकरार है। दोस्तों, ये सच्चाई आपसे छिपी नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में समाज का ऐसा कोई भी वर्ग नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कुनीतियों से क्षतिग्रस्त न किया हो। आज देश में बेरोजगारी की दर एक अभूतपूर्व स्तर पर है। लाखों सरकारी नौकरियों की रिक्तता होने के बावजूद इस देश के युवा को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। नौकरी दी भी जाती है तो वह अस्थायी होती है या अग्निवीर जैसी अनौपचारिक। हमारे छात्र अहम परीक्षाओं की तैयारियों में वर्षों बिताते हैं, लेकिन बार बार होने वाले पेपर लीक ने उनकी आशाओं और सपनों को कुचल दिया है और उनके मनोबल को तोड़ दिया है। हमारे अन्नदाता किसान जो अपने अथक परिश्रम से देश का पेट पालते हैं, अक्सर फसल खराब होने या अकालग्रस्त होने से दीनहीन जीवन जीते हैं। यही किसान आज जब अपने अस्तित्व और अधिकारों के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं तो दंगाई और देश विरोधी कहलाए जा रहे हैं। जिस तरह से भाजपा सरकार द्वारा महिला पहलवानों का तिरस्कार और बदसलूकी की गई, वो देश के इतिहास में अद्वितीय है। भाजपा सरकार का महिलाओं के प्रति कितना उपेक्षित रवैया है, ये इसी बात से देखा जा सकता है। भाजपा सरकार ने एक ऐसा नैरेटिव बनाया कि जो भी इनके खिलाफ है वो सब देशद्रोही हैं और जो भी इनके साथ है वो सब देशभक्त। ऐसी सोच देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि जिन नेताओं पर खुद भाजपा ने भ्रष्टाचार और गबन के आरोप लगाए थे, वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में आते ही पाक साफ बनकर निकले। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपके पास ये मौका है कि आप हमारे इस महान देश की कहानी को फिर से परिभाषित कर सकें, अन्याय काल की इस छाया से बाहर निकलकर एक नए भारत का निर्माण कर सकें जहां समता, समानता और न्याय के मूल्य सभी के लिए सुनिश्चित किए जा सके। गांधी जी और कांग्रेस का हमेशा से यह सपना रहा है कि जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वो पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। इसे हकीकत में बदलने के लिए कांग्रेस ने अनेक योजनाएं और कदम उठाए हैं। महात्मा गांधी नरेगा, आरटीआई, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, हरित क्रांति जैसी योजनाओं को लाकर कांग्रेस ने देश को सशक्त करने का कार्य किया। पहले भी किया है, फिर भी करेंगे। जन जन की अभिलाषा का सम्मान करेंगे। बीते दशक में आपके साथ जो भी अन्याय हुए हैं, जो भी पीड़ा आपको झेलनी पड़ी है, उन सभी कष्टों के निवारण के लिए कांग्रेस लेकर आई है युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय और हिस्सेदारी न्याय जैसी 5 न्याय की योजना। इन न्याय गारंटियों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। पहला है युवा न्याय। कांग्रेस पार्टी वर्तमान जनसांख्यिकीय लाभ, जिसको हम अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, उसकी एक खिड़की है। उसके द्वारा देश के सामने अमूल्य संभावना को समझती है। भारत की ज्यादातर युवा वर्कफोर्स श्रम के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फोर्स है। इस संभावना का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इस दिशा में एक कदम के रूप में हमारे घोषणा पत्र का युवा न्याय स्तंभ सभी शिक्षित युवाओं को उनकी पढ़ाई के तुरंत बाद एक पेड अप्रेंटिसशिप प्रदान करेगा। साथ ही साथ पेपर लीक के खतरे को समाप्त करने के लिए एक कठोर कानून बनाएगा। अपना व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड
और गिग इकोनॉमी से जुड़े हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा। दूसरा आता है किसान न्याय। हमारे अन्नदाताओं ने इस सरकार के कार्यकाल के दौरान गहरी पीड़ा का सामना किया है। प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्याओं के भयावह आंकड़े से लेकर अपनी ही राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाए जाने तक भाजपा ने किसानों के साथ पूरी तरह से उपेक्षा का व्यवहार किया है। उनके द्वारा हानिकारक पाई गई नीतियों के खिलाफ वैध तरीकों का उदासीनता का व्यवहार किया गया है। इस दृष्टिकोण ने भारत के कृषि समुदाय के दिल में अविश्वास और निराशा के बीज बोए हैं। उनके योगदान का सम्मान करने, उनकी शिकायतों को संबोधित करने और उनकी मौलिक भूमिका को सम्मानित करने वाली नीतियों की शुरुआत कांग्रेस पार्टी करेगी। इस उद्देश्य के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्वामीनाथन फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी को कानूनी बनाने, किसानों के पक्ष में एक स्थिर आयात निर्यात नीति प्रदान करने, 30 दिनों के भीतर फसल हानि बीमा प्रदान करने, वर्तमान ऋणों को माफ करने और कृषि इनपुट्स पर जीएसटी हटाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में तीसरा है नारी न्याय। कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से मानती है कि एक राष्ट्र की प्रगति उसकी महिलाओं की उन्नति से अभिन्न रूप से जुड़ी है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के केवल 20 वर्षों के भीतर कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के रूप में भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के शासन में देश को ऊंचाई पर ले जाने पर हमें गर्व है, जो हमारी महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उसी तरह देश की राजधानी दिल्ली में भी अपना स्वर्णिम काल श्रीमती शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में देखा। हमारी महिलाओं के निरंतर कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को आगे ले जाते हुए हम नारी न्याय महालक्ष्मी योजना पेश कर रहे हैं। इस योजना के तहत हर आर्थिक रूप से वंचित परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा। हम सभी नई केंद्रीय सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय भी ले रहे हैं और सभी आशा और आंगनवाड़ी वर्करों के लिए वेतन आय को दोगुना करने का भी फैसला कर रहे हैं। प्रत्येक गांव में अधिकार मैत्री की नियुक्ति करने का आह्वान भी कर रहे हैं ताकि महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके। हमारा अगला न्याय श्रमजीवी भाइयों बहनों को केंद्र में रखकर लाया गया है। श्रमिक न्याय। भारत के कामगारों ने पिछले 1 दशक में नौकरियों में अस्थिरता और वेतनभोगी नौकरियों के नुकसान को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। हालांकि ये आर्थिक गलतियों की श्रृंखला कोविड से पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन महज 4 घंटे की सूचना के भीतर लॉकडाउन घोषित करने से 4 करोड़ प्रवासी कामगारों की आजीविका बाधित हुई, जिसके बाद विस्थापन ने एक मानवीय संकट को जन्म दिया। इन अनेक समस्याओं के बीच हमारे श्रमिकों के लिए एकमात्र जीवन रेखा यूपीए सरकार में चालू हुई एमजी नरेगा योजना थी। इस सरकार में केवल प्रधानमंत्री के अरबपति मित्रों को ही सम्मानित किया गया है, जबकि असली आत्मनिर्भर श्रमिक भाई खुद से लड़ने के लिए छोड़ दिए गए। कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों में संविदा की प्रथा को रोकने, शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी स्थापित करने और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए बीमा कवरेज पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा हम प्रस्तावित करते हैं कि एमजी नरेगा 400 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया जाए उसका वेतन और हमारे सभी कामगारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। कांग्रेस पार्टी श्रमिकों के कल्याण और गरिमा के लिए मजबूती से खड़ी है। अंतिम है हिस्सेदारी न्याय। देश में ओबीसी की गणना के लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना न करने के वर्तमान सरकार के फैसले से रोजगार और शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर संदेह उत्पन्न होता है। कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना लाकर एससीज, एसटीज और ओबीसीज के लिए अवसरों के न्याय संगत वितरण को सुरक्षित करने का वचन देती है। इससे हमें न्याय और समानता सुनिश्चित करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए आवश्यक प्रतिनिधित्व निर्धारित करने में सक्षम बनाया जाएगा। इसके अलावा हम आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने और एससीज और एसटीज की आबादी के अनुपात में एक विशेष बजट आवंटित करने का प्रस्ताव करते हैं। हम आदिवासी समुदायों के अधिकारों को उचित सम्मान देने हेतु प्रतिबद्ध हैं। 1 वर्ष के भीतर सभी वन अधिकार अधिनियम के दावों को हल करने और गहन एसटी आबादी वाले क्षेत्रों को निर्धारित क्षेत्रों के रूप में
नामित करने का हम संकल्प लेते हैं। देश की जनता अब इन खोखले जुमलों और विभाजनकारी राजनीति से तंग आ चुकी है। उन्हें चाहिए उनके दुखों को सुनने वाली सरकार, उनके साथ मुसीबत के समय में खड़े रहे ऐसी सरकार, और सरकार कांग्रेस की सरकार ही ऐसी हो सकती है। बाकी जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के लोग युवा, नारी और श्रमिक से जुड़े हुए हर वाजिब सवाल करने वालों को देश के खिलाफत करना घोषित कर देती है, उनसे केवल बस इतना ही कहना है, आओ देखें इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून है और किसकी धमनी में पानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आप लोगों से लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में अधिक से अधिक मात्रा में सम्मिलित होकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने और देश का सर्वांगीण विकास और समाज को जोड़ने वाली राजनीतिक शक्तियों को सशक्त बनाने का आह्वान करता हूं। कांग्रेस को वोट दीजिए। जय हिंद। भारत के सभी युवा साथियों को मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मोदी के परिवार का एक सदस्य अनुराग सिंह ठाकुर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के विचार रखने, आपसे साझा करने के लिए मोदी का परिवार रूपी जनता के बीच उपस्थित हुआ हूं। प्यारे देशवासियों, युवा शक्ति किसी भी देश और समाज का आधार होती है। किसी भी समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। किसी भी देश के युवा ही उस देश के सबसे अधिक उत्पादक एवं कामकाजी वर्ग होते हैं। मोदी सरकार की कुशल नीतियों ने देश के युवाओं को बल दिया है और भारत विश्व के शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन गया है। युवाओं के इस सामर्थ्य के चलते आज भारत पूरे विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। आज पूरा विश्व भारत के युवाओं के नवाचार के साथ साथ खेलों में महारत का भी साक्षी बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर भारत ने अपनी खेल क्षमता की नई व्याख्या की है। मित्रों, हर देश के विकास का आधार उसकी युवा शक्ति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को बखूबी जानते हैं एवं इसीलिए देश के युवाओं को शिक्षा और कौशल के विकास के द्वारा नए अवसरों का लाभ देने के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय युवा नीति 2014 ने भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण दिया और इस नीति ने देश के युवाओं को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि देश को विकसित बनाने के लिए युवाओं का कौशल में निपुण अत्यंत आवश्यक है। इसी लक्ष्य के साथ भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 14,72,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और 8,78,000 उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। मोदी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1,42,65,000 से अधिक उम्मीदवारों का नामांकन किया और 1,37,24,226 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया। भाइयों बहनों, आज देश आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है और इस यात्रा को गतिशील रखने के लिए देश के स्टार्टअप्स पहियों की भूमिका निभा रहा है। मित्रों, कांग्रेस की कुनीतियों के कारण देश में स्टार्टअप्स की हालत खराब थी। उद्यमियों को ना तो आर्थिक सहायता दी जाती थी और ना ही उन्हें सरकार का संबल और समर्थन मिलता था। इसी कारण से कांग्रेस शासन में देश में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न होते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की निर्णायक क्षमता और मुद्रा योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के कारण देश में 100 से अधिक यूनिकॉर्न बन चुके हैं और यही इस सरकार की स्किल इंडिया और युवा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आदरणीय मोदी जी की सरकार कांग्रेस के मुकाबले अधिक सक्रियता के साथ युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है ताकि देश का युवा अपने कौशल से नित्य नए आयाम स्थापित कर सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय रोजगार मेला के माध्यम से अब तक लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे हमारे देश के युवाओं को निरंतर कौशल, रोजगार व अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथियों, पूर्व की सरकारों ने
संसाधनों की उपेक्षा की, खेलों की भी महत्ता को भी अनदेखा किया। कांग्रेस सरकार ने खिलाड़ियों की क्षमता को कम आंका और उन्हें आगे आने के अवसर नहीं दिए। जब देश को खेल के क्षेत्र में वैश्विक आयोजन करने का अवसर मिला तो उसमें भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने के तरीके ढूंढ लिए। कांग्रेस के कॉमनवेल्थ खेल घोटाले से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हुई, जबकि भाजपा सरकार ने खिलाड़ियों को आवश्यक आर्थिक सहायता और आगे बढ़ने के अवसर दिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि देश को अन्य क्षेत्रों के साथ साथ खेलों में भी आगे बढ़ना चाहिए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुकाबले खेल मंत्रालय के बजट के आवंटन को कई गुना बढ़ाकर लगभग 3400 करोड़ रुपये कर दिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में खेल का एक नया युग शुरू हुआ है और भारत खेल महाशक्ति बनकर उभरा है। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया आंदोलन शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य दैनिक जीवन में फिटनेस के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। मोदी सरकार ने खेल और खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान देकर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत ओलंपिक के लिए भारत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया गया। परिणाम स्वरूप 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक जीते। केवल इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की, जो भारत में इस तरह का पहला विश्वविद्यालय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेल मंत्रालय द्वारा योग को खेल के रूप में मान्यता प्रदान की गई और इसे प्राथमिक श्रेणी में रखा गया और इन्हीं प्रयासों के कारण आज योग को पूरे विश्व में पहचाना जा रहा है। मित्रों, आपको जानकर गर्व होगा कि गोवा में पहली बार आयोजित हुए राष्ट्रीय खेल में देश भर के 10,000 से अधिक एथलीट शामिल हुए। प्यारे देशवासियों, मोदी सरकार द्वारा खेल और खिलाड़ियों को मिल रहे प्रोत्साहन की बदौलत आज भारतीय खिलाड़ी खेल जगत में अपना परचम लहरा रहे। 2023 के एशिया खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक जीते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिव्यांग खिलाड़ियों को अवसर प्रदान कराने के लिए ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई पैरा गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 स्वर्ण पदक सहित 111 पदक जीते। मोदी सरकार के द्वारा महिलाओं को भी खेल के प्रति प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जा रहा है। कांग्रेस शासन के दौरान आयोजित किए गए 2008 ओलंपिक्स में महिलाएं एक भी पदक हासिल नहीं कर पाई थी और उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस द्वारा की गई खेलों की उपेक्षा है। जबकि नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और निर्णायक क्षमता के कारण महिला खिलाड़ियों ने 2016 ओलंपिक्स में 2 और 2020 ओलंपिक्स में 3 मेडल जीतकर वैश्विक पटल पर देश का गौरव बढ़ाया। इसके साथ साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 12 रिकॉर्ड तोड़े गए, जिसमें से 11 रिकॉर्ड महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद भारत ने बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 22 स्वर्ण पदक के साथ साथ 61 पदक जीते। इतना ही नहीं, इतिहास में पहली बार भारतीय पुरुष टीम ने 14 बार के विश्व चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर अंतर्राष्ट्रीय थॉमस कप जीता। मोदी सरकार द्वारा खेलों के उत्थान के लिए चलाई गई 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता और खेलो इंडिया खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को 2025-26 के लिए जारी रखने की मंजूरी भी प्रदान की गई। आज देश के युवाओं में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि भाजपा ही उनकी आकांक्षाएं समझती है और उनके लिए काम करती है। देश का युवा जानता है कि भाजपा की सरकार युवा हितैषी और युवाओं को एक नए अवसर देने वाली सरकार है। पूरे देश को आज ये विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में आगामी 5 वर्ष
भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने और एक स्थिर, समर्थ और सशक्त देश के निर्माण के होंगे। इसीलिए आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना अमूल्य मत देकर प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएं। 400 पार में एक योगदान आपका भी। जय हिंद, जय भारत। देश के बुजुर्गों, नौजवानों और साथियों को सादर प्रणाम। हाथ बदलेगा हालात। युवा न्याय, पहली नौकरी पक्की, हर शिक्षित युवा को 1 लाख की अप्रेंटिसशिप का अधिकार कांग्रेस सरकार देगी। भर्ती भरोसा, 30 लाख सरकारी नौकरियां, सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरे जाएंगे। पेपर लीक से मुक्ति मिलेगी। पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां बनाई जाएंगी। गिग वर्क सुरक्षा, गिग वर्कर के लिए बेहतर कामकाजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। युवा रोशनी, युवाओं के लिए 5,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड दिया जाएगा ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। नारी न्याय, महालक्ष्मी योजना, हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए मिलेंगे। आधी आबादी पूरा हक, केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण होगा यदि कांग्रेस की सरकार आती है। शक्ति का सम्मान, आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी, दुगने सरकारी योगदान प्राप्त होंगे। अधिकार मैत्री, महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार सहेली हर पंचायत में नियुक्त की जाएगी। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, कामकाजी महिलाओं के लिए दुगने हॉस्टल बनाए जाएंगे ताकि कामकाजी महिलाओं के लिए रहने की सुविधा हो सके। किसान न्याय, सही दाम किसानों को मिलेगा। एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाएगी। कर्ज मुक्ति, कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग बनाया जाएगा। स्थायी आयोग का गठन होगा। श्रमिक न्याय, श्रम का सम्मान, 400 रुपये कम से कम दैनिक मजदूरी मिलेगी। ये मनरेगा में भी इस चीज़ को लागू किया जाएगा। सबको स्वास्थ्य अधिकार, रुपये 25 लाख का हेल्थ कवर हर एक को मिलेगा। मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा और टेस्ट सर्जरी मुफ्त मिलेगी। हिस्सेदारी न्याय, गिनती करो, सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती की जाएगी ताकि पता चल जाए कि आर्थिक समानता के लिए कौन कौन से आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। आरक्षण का हक, संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC, ST, OBC को आरक्षण का पूरा हक मिलेगा। SC, ST सब प्लान की कानूनी गारंटी, जितनी SC, ST जनसंख्या उतना बजट, यानी उतनी ज़्यादा सरकारी धन में हिस्सेदारी। जल, जंगल, जमीन का कानूनी हक, वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला किया जाएगा। अपनी धरती अपना राज, जहां ST सबसे ज़्यादा है वहां पैसा लागू कांग्रेस पार्टी का वादा है। इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है कि न्याय और लोकतंत्र की इस लड़ाई में हमारे साथी बने और इन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को उम्मीदवारों के लिए बढ़ चढ़ कर वोट करें और उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएं। धन्यवाद। मंजुला ठाकुर जी, परवेज, सुरेश,
और मुझ जैसे 11 लाख से भी ज़्यादा ऑफिसर्स करते हैं जोश से भरा एक लंबा सफ़र, ताकि आपसे ये मौका छूट ना जाए। चुनाव का पर्व देश का गर्व है, इसका हिस्सा जरूर बने। अठारह की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही, भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। क्या तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर। सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। ये जो हाथ है ना, ये भी कहानी कहते हैं। झुर्रियों में छुपा ये कमजोर हाथ एक मजबूत इतिहास लिए है। गुजरे दशकों के अनगिनत किस्सों को महसूस किया है इन हाथों ने, और ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हाथ, एक एक कर अपने वादों को निभाते हाथ, संजो कर लाए सपनों को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते हाथ। मजबूत इरादों से अपनी किस्मत को संवारते हाथ, अपने कौशल से देश की प्रगति को दिशा देते मेहनत का हाथ। और ये युवा हाथ आंखों में सपने लिए अपने भविष्य को देश की प्रगति से जोड़ते हाथ। बस एक रंग इन हाथों की पहचान और देश के स्वाभिमान को एक करता है। लोकतंत्र का रंग है, ये सब पर चढ़ता है।